नमस्कार बच्चों। आजकल अपन पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक का जो सेकंड चैप्टर अरस्तु है उसको पढ़ रहे हैं। आज मैं अरस्तु की दास्ता लूंगी। अरस्तु के दास्ता संबंधी जो विचार है उसके बारे में बताऊंगी बच्चों की। जैसा कि आपको पता है कि प्लेटो जो है उन्होंने दास्ता पर कुछ भी नहीं कहा है, बिल्कुल मौन है। लेकिन प्लेटो की शिष्य अरस्तु जो हैं उन्होंने दास्ता पर अपने बृहद विचार व्यक्त किए हैं। अरस्तु की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने संपत्ति को पढ़ा। आज हम दास्ता के बारे में पढ़ रहे हैं। राज्य और सामाजिक व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करते हुए अरस्तु ने दास्ता पर विचार व्यक्त किए हैं। यूनानी जगत में होमर के समय में दास प्रथा सामाजिक जीवन का एक आवश्यक अंग थी। खेतीबाड़ी, आर्थिक उत्पादन के कार्य और शारीरिक परिश्रम के घरेलू कार्य दासों के द्वारा किए जा सकते थे। किंतु अरस्तु के पूर्व एंटीफोन आदि कुछ सोफिस्ट विचारकों ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि दास प्रथा प्राकृतिक न होकर परंपरागत है और यह मानवीय समानता के आधारभूत सिद्धांत के विरुद्ध होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अरस्तु इस संबंध में सोफिस्ट वर्ग के विचारों का विरोध करते हैं और दास प्रथा को न्यायोचित मानते हैं। उनका कहना है कि परिवार की व्यवस्था के लिए सजीव और निर्जीव दो प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। बच्चों, निर्जीव साधन जो है वो संपत्ति कहलाता है और सजीव साधन जो है वो दास। अरस्तु ने दास प्रथा को निम्नलिखित तर्कों के आधार पर इसका औचित्य सिद्ध किया है। पहला जो इन्होंने दास प्रथा के तर्क को औचित्यता प्रदान की है, उसका पहला जो टॉपिक है या जो पहला कारण है वो है दास्ता प्राकृतिक है। इन्होंने दास्ता को प्राकृतिक बताया। इन्होंने कहा कि मानव मात्र की प्राकृतिक असमानता के आधार पर दास्ता का मैं समर्थन करता हूँ। अरस्तु का कहना है कि बुद्धि, योग्यता और गुण की दृष्टि से व्यक्ति प्रकृति से ही असमान होते हैं। आपको पता है ना कि कुछ बच्चे जो है वो बहुत इंटेलिजेंट पैदा होते हैं, कुछ जो है वो सामान्य बुद्धि लिए हुए पैदा होते हैं। बच्चों में अलग अलग गुण होते हैं, योग्यता के हिसाब से, गुणों के हिसाब से भी अलग अलग पैदा होते हैं। प्रकृति के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को अलग अलग गुण प्रदान किए जाते हैं। वह नहीं चाहती कि सभी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से समान हो, यानी प्रकृति भी ये चाहती है कि व्यक्ति जो है शारीरिक और मानसिक रूप से भिन्न हो। एक और बहुत अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जो बुद्धिमत्ता के आधार पर शासन करने और निर्देश देने की योग्यता रखते हैं। दूसरी ओर ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं जो केवल आज्ञा पालन की क्षमता रखते हैं। स्वाभाविक रूप से प्रथम श्रेणी के व्यक्ति स्वामी और द्वितीय श्रेणी के व्यक्ति दास बनते हैं, सेवक बनते हैं। यानी कि दास्ता जो है वो प्राकृतिक है, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं। दूसरी जो बात इन्होंने कही है कि स्वामी वर्ग के व्यक्तियों के लिए और संपूर्ण समाज के लिए भी दास्ता लाभप्रद है। दास प्रथा का औचित्य और उसको न्यायोचित ठहराने के लिए अरस्तु ने कहा है कि यह स्वामी वर्ग के व्यक्तियों और संपूर्ण समाज के लिए भी लाभप्रद है। समाज का कल्याण इसी बात में है कि विवेक शक्ति संपन्न व्यक्ति अपने बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास करें। गुणों का यह विकास तभी संभव है जबकि इस वर्ग के व्यक्तियों को पर्याप्त अवकाश प्राप्त हो, और उन्हें अवकाश तभी मिल सकता है जब दास वर्ग इस उच्च वर्ग की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनका सहयोग करे या श्रम करे। इस प्रकार दास प्रथा के बिना बुद्धिमान व्यक्ति अपने उच्चतम गुणों का विकास नहीं कर सकता। अरस्तु एक स्थान पर लिखते हैं कि जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत पैदा नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन का और बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास भी संभव नहीं है। और दास प्रथा जो है वो संपूर्ण समाज के लिए भी लाभप्रद है, क्योंकि दासों के आधार पर भी अर्थव्यवस्था निर्भर थी।
दास जो है वो कार्य करेंगे तभी स्वामी वर्ग को अवकाश मिलेगा और स्वामी वर्ग जो है वो अधिक से अधिक समाज को समय दे पाएंगे। तीसरी बात जो इन्होंने कही है उसके अनुसार दासता नैतिक है। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा न केवल प्राकृतिक वरन वह नैतिक भी है। क्यों? क्योंकि यह स्वयं दासों के जीवन के विकास के लिए भी आवश्यक है। दास क्या है? इन्होंने दास को विवेक शून्य प्राणी माना है। तो ये कहते हैं कि यदि दास जो है बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ रहें तो निरंतर अगर बुद्धिमान व्यक्तियों के संपर्क में रहेंगे तो उनमें विवेक और गुण का आवश्यक अंश थोड़ा सा उनमें भी आ जाएगा। स्वामी के धर्मशील जीवन में भाग लेने से उनका नैतिक उत्थान और व्यक्तित्व का विकास होता है। स्वयं अरस्तु कहते हैं कि जो जन्मजात दास है उनके जीवन में संयम का पालन तभी हो सकता है जब वे संयमी व्यक्ति के निर्देशन में काम करें। इस प्रकार दास प्रथा स्वयं दास के नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। चौथी बात इन्होंने कही है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग होती है दास प्रथा। अरस्तु ने दासता को इस कारण भी न्यायपूर्ण कहा है। उनके समय में दास प्रथा लगभग पुरानी संपूर्ण यूनानी जगत में प्रचलित थी और यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और स्थायित्व का एक अंग बन गई थी। यूनानी नगर राज्यों में दासों का एक बहुत बड़ा वर्ग होता था और सारी व्यवस्था बच्चों इन्हीं पर निर्भर करती थी, इन्हीं पर टिकी हुई थी। ऐसी स्थिति में अरस्तु दास प्रथा को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। न केवल नगर राज्यों का शक्ति संतुलन बिगड़ने का डर था और इन राज्यों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के भी ध्वस्त होने की आशंका थी यदि वो दास प्रथा को न्यायोचित नहीं करते या उनको दास प्रथा के बारे में विचार नहीं करते या उसको अस्वीकार कर देते, तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती थी। अतः अरस्तु ने अपनी व्यवहारिक बुद्धि के आधार पर भी दास प्रथा का समर्थन किया। अब मैं बच्चों आपको बताऊंगी, इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, ये निष्कर्ष निकलता है कि दासता न केवल आवश्यक है वरन सामयिक अनिवार्यता भी है। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन बिना शर्त के नहीं किया है। उन्होंने दो प्रकार के दास बताए हैं, एक तो प्राकृतिक और एक कानूनी। अरस्तु ने बताया कि दास प्रथा दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक, दूसरी कानूनी। प्राकृतिक दास वे होते हैं जिनका केवल शारीरिक विकास हुआ है और जो मानसिक दृष्टि से बुद्धिहीन थे। जबकि कानूनी दास कौन है? कानूनी दास जो युद्ध में पराजित किए जाते हैं। अरस्तु कानूनी दासों को दास की श्रेणी में नहीं रखता क्योंकि युद्ध सदैव न्याय संगत नहीं होते और विजय अनैतिक भी हो सकती है। अतः अरस्तु का कहना है कि युद्ध बंदियों को दास तभी बनाया जाना चाहिए जबकि विजेताओं की अपेक्षा बुद्धि में हीन हो। दूसरी बात इन्होंने अपनी जो शर्त रखी है उसमें उन्होंने ये कहा है कि अरस्तु के अनुसार दासों का पालन पोषण भी अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। इससे दास जो है दासों और स्वामियों दोनों के लिए हितकारी ही होगा। ये उनका कहना है कि दासों के प्रति स्वामी वर्ग के व्यक्तियों का व्यवहार सहृदयतापूर्ण होना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो स्वामी दासों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करता तो उन्हें राज्य के द्वारा दंडित भी किया जाना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने कहा है कि सभी दासों को मुक्ति के अवसर और आशा प्रदान की जानी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि यूनानी निवासी जो है सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण कभी भी दास नहीं हो सकते। ये उनके जाति का दंभ था। अरस्तु का कहना है कि दासता जन्म मूलक नहीं होती वरन वह गुणों पर आधारित होती है। दूसरे शब्दों में यह आवश्यक नहीं कि दास का बेटा दास हो। यदि उसमें विवेक शक्ति है तो वह दास नहीं है। दास प्रथा को गुणमूलक मानकर इसकी उग्रता को इन्होंने कम कर दिया है। साथ ही वो ये भी मानते हैं कि गुणों के आधार पर दास और अदास में भेद करना भी कठिन है। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि अरस्तु जो है दास प्रथा को मानते भी हैं किंतु साथ ही साथ दासों की स्वतंत्रता की भी आशा करते हैं। दासों का पालन पोषण करने की भी बात, अच्छी तरह से पालन पोषण करने की भी बात करते हैं। यदि कोई स्वामी वर्ग जो है दासों के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है तो राज्य के द्वारा दंडित करने की भी बात करते हैं और दासता को जन्म मूलक न मानकर ये दासता को गुण मूलक भी मानते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बच्चों, अब मैं दास प्रथा संबंधी विचारों की आलोचना के बारे में बात करूंगी। विभिन्न विचारकों ने अरस्तु की दास प्रथा का विभिन्न प्रकार से
आलोचना की है, उन्होंने सबसे पहली बात ये कही है, मानव समूह का विभाजन संभव नहीं है। अरस्तु ने कहा है ना, दास प्रथा जो है वो गुण और योग्यता से युक्त उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में विभाजित की जा सकती है, किंतु मानव समूह को इस प्रकार दो वर्गों में विभाजित करना या किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के संबंध में यह कहना कि वह गुण और योग्यता की दृष्टि से बिल्कुल हीन है, ये संभव नहीं है। बारकर ने कहा है कि यदि दास को किसी दृष्टि से मानव समझा जाता है तो उसे सभी दृष्टियों से मानव समझा जाना चाहिए, और उसे यदि मानव मान लिया जाए तो वह उसे पूर्ण रूप से विवेक बुद्धि शून्य दास मानने की उस धारणा का खंडन करता है जिसके आधार पर अरस्तु ने उसे दास बनाए रखना न्यायोचित ठहराया है। इस प्रकार विचारक ने मानव समूह का विभाजन जो है वो कहा है कि अरस्तु के द्वारा जो मानव समूह का विभाजन किया गया है वो असंभव ही नहीं बल्कि अन्यायपूर्ण भी है। दूसरी आलोचना करते हुए विचारकों ने कहा है कि विभाजन का सर्वमान्य मापदंड भी नहीं है। यदि हम एक क्षण के लिए मान लें कि मानव समूह को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, तो सबसे पहली कठिनाई ये आती है कि एक व्यक्ति विशेष को इन दोनों वर्गों यानी स्वामी और दास में से किस वर्ग में रखा जाए। अरस्तु का यह विचार नितांत अव्यवहारिक प्रतीत होता है कि प्रकृति स्वस्थ और पुष्ट शरीर दासों को देती है और दुर्बल शरीर विवेक युक्त और मन स्वामी को देती है। अरस्तु की इस बात से ऐसा ध्वनित होता है कि प्रकृति के पास ईंट की चिमनी जैसा कोई यंत्र है जिसमें वह स्वामी और दास वर्ग को अलग अलग सांचे में ढाल देती है। मैकलिन ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि अरस्तु ने श्रम को दंडित किया है। तीसरी जो आलोचना इन्होंने करी है उसमें ये कहा है इन्होंने जो आलोचक है कि अव्यवस्था और उपद्रव का कारण भी बन जाती है। दास प्रथा जो है उसका जो समर्थन है वो अव्यवस्था और उपद्रव का कारण इसलिए बन जाती है क्योंकि अरस्तु समाज को स्वामी और दास दो वर्गों में विभाजित कर देता है, और ये दो वर्ग जो है इसका जो परिणाम है ये आपस में खींचातानी अव्यवस्था उपद्रव है। प्रोफेसर रॉस ने इस संबंध में कहा है कि अरस्तु में जो स्तुत्य नहीं है वह उसका मानव जाति को कुल्हाड़ी से दो भागों में काट डालना। इसके बाद इन्होंने स्वतंत्रता और समानता की धारणाओं के विरुद्ध अरस्तु की दास प्रथा को कहकर इसको आलोचना किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो दास प्रथा है अरस्तु के द्वारा दास प्रथा का जो समर्थन किया गया है उससे स्वतंत्रता और समानताओं की धारणा जो है वो समाप्त हो जाती है। ये उन दोनों की धारणाओं के खिलाफ है। यह मानव समाज की एकता की धारणा के भी प्रतिकूल कही जा सकती है। ये विरोधाभास से भी परिपूर्ण है। आलोचकों का कहना है कि अरस्तु कहता है कि दास शारीरिक दृष्टि से विकसित लेकिन बौद्धिक दृष्टि से विवेक शून्य और ज्ञान शून्य होता है। दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि दास यदि लगातार स्वामी के साथ रहे, विवेकपूर्ण स्वामी के साथ रहता है तो उसमें गुणों का विवेक भी उत्पन्न हो सकता है। तो ये जो बात है, और एक बात इन्होंने कही है कि दास जो है विवेक शून्य है, लेकिन दास था जन्म मूलक नहीं है, गुण मूलक है। तो जब उनमें गुण ही नहीं है, जब उनमें विवेक ही नहीं है, तो कैसे दास जो है वो मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इनके द्वारा कि यदि विवेक शून्य व्यक्तियों के लिए विकास इतना ही सहज है तो इन्हें दास बनाने की आवश्यकता नहीं थी। और इसके अलावा ये अरस्तु जो है जातिगत अहंकार से भी परिपूर्ण है। इन्होंने कहा कि यूनानी जाति जो है वो कभी भी दास नहीं हो सकती। तो ये तो सीधा इनका अहंकार है और इनके विचारों की स्वार्थता ही है। ये सही भी नहीं लगता। यदि युद्धबंदी बर्बर हो तो उन्हें दास बनाना उचित है, और यदि यूनानी जाति के हो तो नहीं बनाओ आप। प्रोफेसर थियोडोर ने कहा है कि दासता के बचाव के नाम पर यहाँ जातिगत अहंकार की पुष्टि हो गई है। तो बच्चों, मैं ये कहूंगी कि दासता को बहुत सारे आलोचकों ने इसकी आलोचना की है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वर्तमान समय में प्रजातंत्रीय पृष्ठभूमि में अरस्तु की दास प्रथा संबंधी विचार बहुत ही हास्यास्पद लगते हैं। हमारे यहाँ पे ये संभव नहीं है। अरस्तु जैसे प्रबुद्ध मनीषी द्वारा दास प्रथा का समर्थन समझ में न आने वाली बात है।
इबनस्टीन ने कहा है कि उनकी दास्ता संबंधी स्वीकृति यह सिद्ध करती है कि किस प्रकार बुद्धिमान और महान दार्शनिक अपने समय की संस्थाओं का और उन पक्षपातों का बंदी होता है जो उन संस्थाओं को तर्क के द्वारा औचित्यपूर्ण बतलाता है। अरस्तु की दास प्रथा संबंधी समस्त विचारधारा कौटिल्य के समान ही है। अंतर केवल इतना ही है कि कौटिल्य ने दासों को अरस्तु की तुलना में मुक्ति के अधिक अवसर प्रदान किए हैं। धन्यवाद बच्चों।